हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये MPCJ 2001, 2010, 2014 और BGS 2018 में पूछा गया है। तो इसमें जो है हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, वो कंटेन किए गए हैं सेक्शन 1 to 75 में, जबकि जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 124 के बाद, मतलब ऑनवर्ड्स, मतलब 124 के बाद जो जितने भी सेक्शंस हैं उनमें हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। सेक्शन 124 से लेके 238 तक ये डील करता है जो फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है इनसे। पहला आ गया इंडेमनिटी और गारंटी, ये चैप्टर 8 में है हमारे पास और सेक्शन 124 से 127 तक है। दूसरा आ गया बेलमेंट और प्लेज हमारे पास, ये हमारे पास चैप्टर 9 में है और सेक्शंस 148 से 181 में है। थर्ड आ गया एजेंसी, हमारे पास चैप्टर 10 में है और सेक्शन 182 से 238 में है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। जो टर्म है हमारे पास इंडेमनिटी, उसका मतलब है टू मेक गुड द लॉस ऑफ अनदर इन सर्टेन सिचुएशंस। इसका मतलब है अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना कुछ सिचुएशंस में। ये एक सिक्योरिटी है कि अगेंस्ट, या फिर जो कॉम्पनसेशन है लॉस के लिए। सेक्शन 124 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे एक पार्टी जो है प्रॉमिस करती है बचाने के लिए दूसरी पार्टी को किसी भी नुकसान से जो उसको हुआ है। पहला आ गया किसके, जो अगर उसने कंडक्ट किया, जो कंडक्ट है प्रॉमिसर का खुद का उससे, या फिर जो कंडक्ट है किसी और पर्सन का। तो अगर प्रॉमिसर की वजह से उसको नुकसान हो रहा है या फिर किसी दूसरे पर्सन की वजह से उसको नुकसान हो रहा है, तो दोनों ही केस में जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है वो पे करेगी उस पर्सन को लॉस के लिए। पार्टीज़ कौन कौन सी होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? दो पार्टीज़ होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। पहला आ गया इंडेमनीफायर, पर्सन जो इंडेमनिटी देता है, जो प्रॉमिस करता है बचाने के लिए। इंडेमनिटी होल्डर, पर्सन जिसकी प्रोटेक्शन के लिए इंडेमनिटी दी जाती है। फिर आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन, पी कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनीफाई करने के लिए क्यू को अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी प्रोसीडिंग में जिसमें वाई जो है वो क्यू के अगेंस्ट ले सकता है, जो 500 रुपीज़ का जो सम है उसके रिस्पेक्ट में। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंडेमनिटी बोलेंगे। अब आपको ये अलग से समझाऊं तो इसमें हमारे पास तीन पार्टी हैं, पी, वाई एंड क्यू। पी ने क्यू को बोला है कि अगर वाई ने कोई भी एक्शन लिया क्यू के अगेंस्ट तो वो जो है उसको सेव करेगा। इसको हम बोलेंगे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ गया हमारे पास स्कोप क्या है डेफिनेशन का इंडियन लॉ में। जो स्कोप है डेफिनेशन का इंडेमनिटी में वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ में जो प्रॉमिस है इंडेमनिटी का वो लिमिटेड है केसेस से जहाँ पे लॉस जो है वो कॉज किया गया है प्रॉमिसर खुद के द्वारा या फिर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। जो डेफिनेशन है वो कवर नहीं करता है केसेस जो अराइज होते हैं एक्सीडेंट से, जैसे कि फायर की वजह से, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे फ्लड आ गया। अगर इन सब की वजह से नुकसान होता है तो वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। इंडियन लॉ में लॉस जो है वो किया जाना चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन से। देयरफॉर इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का वो कवर किया जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर जो है वो कवर नहीं होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, ये जो है आपका प्री का भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या है। तो इसमें आपके पास 2-4 ऑप्शंस आते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर नन ऑफ द अबव। जो मेन डिस्प्यूट होता है हमारे पास वो होता है जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, लेकिन जो इंश्योरेंस वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आ गया हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर की। जो लाइबिलिटी जो है इंडेमनीफायर की वो कब कमेंस होती है? कमेंसमेंट जो है लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है व्हेन डज कि कब जो है वो इंडेमनीफायर लाइबल होगा पे करने के लिए। वेदर जो इंडेमनीफायर है उसको पूछा जा सकता है इंडेमनीफाई करने के लिए बिफोर जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने कुछ
सफ़र किया है लॉस, या फिर उसकी जो लाइबिलिटी अराइज होती है सिर्फ बाद में होती है जब लॉस सफ़र कर लिया जाता है इंडेमनिटी होल्डर से। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं कि कमेंसमेंट कब होती है, और इसके जो आंसर हैं वो आपको आगे मिलेंगे। इसमें आ गया जो राइट्स क्या हैं इंडेमनिटी होल्डर के, इसमें आ गया सेक्शन 125। ये प्रोवाइड करता है कुछ राइट्स जो हैं इंडेमनिटी होल्डर के। तो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए प्रॉमिसर से। पहला आ गया सारे के सारे डैमेजेस जो उसको कंपेल किया गया है पे करने के लिए किसी भी सूट में, किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में जिसमें जो प्रॉमिस है वो इंडेमनीफाई अप्लाई करता है। तो अगर कोई भी किसी भी सूट या फिर किसी भी सूट की प्रोसीडिंग में कोई भी डैमेज होता है और जिसके लिए प्रॉमिस किया गया है कि इस सूट को लेके जो भी डैमेज हुआ वो मैं फुलफ़िल करूँगा, तो वहाँ पे सारे के सारे डैमेजेस जो है वो प्रॉमिसर या इंडेमनीफायर पे करेगा। दूसरा आ गया सारे के सारे कॉस्ट जिसमें कंपेल किया गया है पे करने के लिए ऐसे सूट में अगर ब्रिंग किया गया या फिर डिफेंड किया गया, मतलब सू किया गया या फिर डिफेंड किया गया, वो कॉन्ट्रावीन नहीं करता है ऑर्डर्स जो है प्रॉमिसर के और एक्ट करता है जैसे कि एक प्रूडेंट पर्सन एक्ट करता अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एब्सेंस में, और अगर प्रॉमिसर ऑथराइज्ड है ब्रिंग करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए सूट को। तो बेसिकली सारे के सारे सूट या प्रोसीडिंग के कॉस्ट अगर उसने डिलीजेंटली बिहेव किया है। फिर आ गया थर्ड हमारे पास सारे के सारे सम जिसमें वो पे कर सकता है अंडर जो टर्म्स हैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की, किसी भी सूट की। अगर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कॉन्ट्ररी नहीं था जो ऑर्डर्स हैं प्रॉमिसर के, और वो था जिसमें कि वो प्रूडेंटली बिहेव करता प्रॉमिसी के लिए इन एब्सेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर प्रॉमिसर ने ऑथराइज़ किया है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सूट को। थर्ड आता है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ का। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है या तो उसने प्रॉमिसर के जो है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग या फिर उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया है, या फिर जैसे प्रूडेंट पर्सन बिहेव करता है वैसे किया है, और उसने कोई भी जो है जो प्रॉमिसर है उसने उसको ऑथराइज़ किया है ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो इन तीनों केसेस में जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होगा और जो प्रॉमिसर है वो पे करेगा। केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 1938 प्रीवियस काउंसिल। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। रीसेंट केस लॉ है हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडसइंड बैंक लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एक इंडेमनिटी क्लोज जो है वो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होगा और जो लाइबिलिटी अराइज होगी जब कोई स्पेसिफिक लॉस या डैमेज अकर करता है इंडेमनीफायर की ब्रीच से। इंडेमनिटी एक एब्सोल्यूट प्रॉमिस नहीं है कवर करने के लिए सारे के सारे लॉसेस, लेकिन ये डिपेंड करता है जो टर्म अग्री की गई हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास रीसेंट केस लो है और इसको जो है आप अच्छे से याद करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड केस लो भी स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन रीसेंट केस लो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जो डेफिनेशन है इंग्लिश लॉ की वो वाइड है कवर करने के लिए लॉस जो अराइज होते हैं किसी भी कॉज से व्हाटसोएवर, कोई भी कॉज है वो जो है इंक्लूड किया जाएगा। इंग्लिश लॉ के अंडर हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। अगेन हमने जो है कंक्लूजन में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात की है। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है आप सिंपल सा जो है वो करेंगे जो आंसर फॉर्मेट है। इंट्रो जो है आप सिमिलर लिखेंगे जो हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। उसके बाद जो है आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ ही जो है आप पार्टीज़ बताएंगे। इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है, एक आप जो है इलस्ट्रेशन दे सकते हैं इसमें। उसके अलावा सेक्शन 125 में जो इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं वो भी आप जो है बताएंगे 3 पॉइंट्स में, जैसे कि यहाँ पे आ गया डैमेजेस, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में, और आगे 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप रीसेंट केस लॉ लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे 2 लाइन में। अगर आपके पास स्टैंडर्ड केस लॉ और रीसेंट केस लॉ आपको दोनों याद है तो आप हमेशा रीसेंट केस लॉ लिखेंगे। स्टैंडर्ड केस लॉ जो है आप 15, 20 या 10 मार्कर में जो है आप लिख सकते हैं दोनों के दोनों, लेकिन 5 मार्कर में आपको एक ही केस मेंशन करना है और ट्राई कीजिए वो रीसेंट केस लॉ है आपके पास। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।